Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today in geography session, we will be covering the major topic of agriculture in India, different types of farming that are seen in different parts of India, then major crops क्या क्या उगाई जाती हैं, state wise we will also see. So सबसे पहले एग्रीकल्चर में 8 मेजर टाइप ऑफ फार्मिंग्स जो है वो प्रैक्टिस की जाती है इंडिया के अंदर, जिसमें सबसिस्टेंस, शिफ्टिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग, ड्राई एग्रीकल्चर, मिक्स्ड और मल्टीपल एग्रीकल्चर, देन क्रॉप रोटेशन किया जाता है एंड ऑल्सो जो हिली रीजन्स है, हिमालयन फुटहिल्स है, वहां पे टेरेस कल्टीवेशन भी देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो टाइप यहाँ पे देखे जाते हैं, एक तो प्राइमरी और एक प्रिमिटिव। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि जो पूरा हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है, बेसिकली लोकली जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है, जिसमें इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते फार्मर्स के पास, तो इसलिए उसमें फर्टिलाइजर का यूज कम होता है और हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स होती हैं उनका बेसिकली यूज कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उसी को ही यूज करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इतनी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इस वजह से हमारी जो यील्ड होती है वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं उनके कंजम्पशन के लिए कई बार देखा जाता है कि वो इनफ नहीं होता। और इसमें एक चीज और कॉमन होती है कि जो हमारा फार्म लैंड होता है वो यूजुअली छोटा एरिया होता है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड ज्यादातर ये देखे जाते हैं हमारे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर। सबसिस्टेंस में भी दो टाइप की बात होती है, एक तो प्रिमिटिव और एक इंटेंसिव। तो प्रिमिटिव में जैसे हम देख सकते हैं, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में देखा जाता है, जहाँ पे स्लैश एंड बर्न की हम बात कर रहे हैं। मतलब पेड़ों को काट दिया जाता है, वेजिटेशन को बर्न किया जाता है, जिसमें एक पूरी ये स्लैश और बर्न की साइकिल क्रिएट होती है। जो क्रॉप्स है उनको प्लांट किया जाता है, उगाया जाता है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस जब होती हैं। इसके बाद 4 से 5 साल बाद जब सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है बेसिकली क्रॉप उगाते उगाते, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो धीरे धीरे पुअर होती जाती है टाइम के साथ। तो वो जो लैंड है उसको क्लियर करने के लिए उसको बर्न कर दिया जाता है और अबैंडन कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे जब नेचुरल फॉरेस्ट की ग्रोथ उस लैंड पे आने लगती है, वापस से ये पूरी साइकिल रिपीट की जाती है। जैसे कि असम के अंदर हम झुम बोलते हैं इसको, केरला के अंदर पोनम बोलते हैं, देन इन द रीजन्स ऑफ अरुणाचल, इन द रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा इसको पोडू बोलते हैं। इसके अलावा इन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इसको हम बेरा भी बोलते हैं एंड बेवार, माशा, पेंडा भी बोलते हैं। सो स्लैश एंड बर्न की साइकिल होती है 3 to 5 years। साउदर्न स्टेट्स में इसका जारा और इरका नाम भी है। देन ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट जो हमारे राजस्थान का है, बत्रा, पोडू इन दी आंध्र प्रदेश एरिया, कुमारी इन दी हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट जिसमें केरला आ जाता है, ओडिशा, कमन, विंगा, धवी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम है। बुंदेलखंड रीजन जो हमारा मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, इसमें भी इसके 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पे। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पे व्यवहार और धैयार बोला जाता है इसको। इसके अलावा बस्तर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उधर दीपा। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट ये नेम्स हैं। इसके अलावा आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव के अंदर आता है ऐसी क्रॉप्स जिनको ज्यादातर लोकल कंजम्पशन के लिए बेसिकली उगाया जाता है, जैसे कि मॉनसून सिस्टम में उगाए जाते हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो शुगर केन, मेज, वेजिटेबल, सोरगम, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है इनको, इस वजह से। और वेट पैडी, ये सब इसलिए हम देखते हैं कि मानसून का जो रीजन होता है एशिया के अंदर, उस टाइम पे इनको ज्यादातर उगाया जाता है। डेंसी पॉपुलेटेड रीजन्स एंड मॉनसून, दो चीजें यहाँ पे देख सकते हैं अलग। एरियाज इसके क्या क्या है एशिया के अंदर, जैसे वियतनाम में टोनकिन डेल्टा, इसके अलावा मेनेम लोअर रीजन जो है हमारा थाईलैंड के अंदर, इरावदी रीजन हमारा म्यांमार के अंदर, एंड देन इंडिया के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड ऑल्सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जहाँ पे बहुत सारी डेल्टास देखी जाती है। इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी
अच्छी रहती है वहां पे, जो विंटर मॉनसून है उससे भी वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी मेंटेन रहती है। इसके अलावा आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो क्रॉप्स हैं हमारी, उनमें बेसिकली इनकी स्पेशलाइजेशन ज्यादा देखी जाती है। कब ग्रो किया जाता है? विंटर, वेट विंटर जब होते हैं, एंड समर ड्राई, जिसका यही पूरा क्लासिफिकेशन होता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का। विंटर जो होते हैं वेट होते हैं, मतलब रेनफॉल हो देखी जाती है, और समर का जो टाइम है वो ड्राई होता है। जैसे कि वर्ल्ड की वाइन इंडस्ट्री, और वर्ल्ड की जो वाइन इंडस्ट्री है वो भी ऐसे ही रीजन्स में देखे जाते हैं, क्योंकि उनमें कैसे फ्रूट यूज किए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट, ऑलिव्स, ग्रेप्स, वीट, बार्ले, ये सब हम देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। एंड स्पेसिफिकली अगर ग्रेप्स की हम बात करते हैं तो विटीकल्चर, जिसको बोलते हैं हम ग्रेप कल्टीवेशन, मेडिटेरेनियन रीजन, वही सेम इन्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होता है। विंटर वेट एंड जो समर है वो ड्राई। सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन से आती है, इस वजह से ऑलिव्स, फिग्स, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कैश क्रॉप्स की तरह काम करते हैं वहाँ पे। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि विंटर में ग्रो किए जाते हैं, वो यहाँ फिर वो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में काफी ज्यादा बेसिकली उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब ज्यादातर इसमें मोनोकल्चर देखा जाता है क्रैश क्रॉप्स का, कैश क्रॉप्स का, जैसे बनाना हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन, कोको, या फिर वेजिटेबल्स कुछ पर्टिकुलर, जो कि ज्यादातर प्रोड्यूस की जाती है ताकि उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। एंड ज्यादातर ये देखा जाता है ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कुछ कुछ यूरोपियन रीजन्स भी हमारे। तो टी, कॉफी, रबर एंड ऑयल पाम, जो कि ऑयल पाम ऑयल जो कि हम बोल सकते हैं कि वियतनाम वाले रीजन में लीडिंग है, तो वो भी ट्रॉपिकल रीजन में ही आ जाता है। तो टी गार्डन जैसे इंडिया और श्रीलंका में है, बनाना और शुगर का प्लांटेशन होता है वेस्ट इंडीज में। इसके अलावा कॉफी का प्लांटेशन देखते हैं ब्राजील के अंदर, देन रबर मलेशिया के अंदर। तो हाई कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये, और ज्यादातर यहाँ पे मोनोकल्चर देखा जाता है इन एरियाज में, कि हम देख सकते हैं कि एक रीजन जो है वो एक ही, यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो एक टाइप के प्लांटेशन में लीड कर रहा है, तो मोनोकल्चर देखा जाता है। सिंगल क्रॉप फार्मिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर होता है। सो इक्वेटर की दोनों साइड्स जो है ट्रॉपिकल एरियाज में, उन दोनों ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में इनको देखा जाता है। इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया, हिमालयन बेल्ट हो गई, देन वेस्टर्न घाट वाला रीजन, नीलगिरी, नीचे आते हैं अनाईमलाई और कार्डामोम हिल्स, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, यहाँ पे इसको देखा जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे दिए गए, जैसे हमने बात किया था सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वो लीड करता है इराटिक मॉनसून और अनरिलायबल जो रेनफॉल बेसिकली होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा 60% ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा फूड क्रॉप्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेजर इन्वॉल्वमेंट जो है वो विमेन का है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट कुछ कुछ अभी भी बेसिकली हम बोल सकते हैं चैलेंजेस हैं, पुअर मैकेनाइजेशन, या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर धीरे धीरे, अनएडिक्वेट एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट है हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, और मोनोकल्चर की प्रैक्टिसेस भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू को लेके देखा जाता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे इंडिया के अंदर भी। इसके अलावा क्रॉप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कैसे टाइप से वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो फूड क्रॉप्स जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ज्यादातर प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं, ग्रास लाइक प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, पल्सेस में ग्राम, तुर, ये सब आ जाता है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स, जैसे कि हमने बात भी की अभी प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, कि पाम ऑयल, कॉटन, टोबैको, जूट, कैस्टर, ये सब आ जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर टी, कॉफी, बनाना, रबर, स्पाइसेस,
इनको बेसिकली लार्जर एरिया को कवर करने के लिए इन प्लांटेशंस को बनाया जाता है। देन हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाता है। फ्रूट्स में फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न पार्ट में एप्पल, देन बनाना जो कि हमारे पेनिनसुलर पार्ट और सेंट्रल पार्ट में ज्यादातर मिलते हैं, देन मैंगो, वेजिटेबल्स में अनियंस एंड टमेटोज। इसके अलावा बात करें क्रॉप का क्लासिफिकेशन की कौन से टाइप ऑफ सीजन में ये उग रहे हैं, तो खारिफ, राबी और जायद। तो खारिफ सीजन कब स्टार्ट होता है, जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में एंड हो जाता है। किसके साथ कंसाइड करता है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है मेडगास्कर वाले पार्ट से एंड अरेबियन ब्रांच जो बेसिकली उसको वो केटर करता है और उसको वो स्ट्रेंथन करता है, तो उस वाली हमारे मानसून के साथ ये कोइंसाइड करता है। तो जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में एंड होता है। ट्रॉपिकल क्रॉप ज्यादातर देखी जाती है इसमें, जिसमें राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा और तुर आ जाता है। इसके अलावा राबी जो कि ऑन सेट ऑफ विंटर मानसून जो हमारा होता है अक्टूबर से लेके नवंबर और एंड होता है हमारा मार्च और अप्रैल में। तो लो टेम्परेचर कंडीशंस होती है यहाँ पे, बारिश होती है बट उतनी ज्यादा नहीं होती। तो मस्टर्ड, ग्राम और व्हीट। इसके अलावा जैद जो कि इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर क्रॉपिंग सीजन होता है, जो कि बेसिकली जब राबी सीजन हमारा खत्म होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स और कुछ वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सब इरिगेटेड लैंड्स के ऊपर उगाई जाती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मिंग में दो टाइप और होते हैं कि कितना आपको बेसिकली वाटर अवेलेबल है, जिसमें एक तो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है और एक रेन फेड फार्मिंग होता है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग जैसा कि नेम से ही देख सकते हैं, ड्राई लैंड है तो कम बेसिकली रेनफॉल वाले एरियाज में, जिसमें 700 से लेके 1000 mm तक हमें रेनफॉल मिल रही है। रेन फेड फार्मिंग ऐसा जिसमें हमें जो रेनफॉल है वो 1150 mm से ज्यादा मिल रही है। तो जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप के लिए, वो रेन फेड में रेनफॉल ज्यादा है तो वो अवेलेबिलिटी इनफ होगी कि क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर पाए। बट ड्राई लैंड है तो शॉर्टेज होगा, मॉइस्चर कम होगा, जैसा कि एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, सेमी ह्यूमिड रीजन्स में हम देखते भी हैं। इसके अलावा ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन, उसमें रेन फेड फार्मिंग देखी जाती है। इंटरक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग ये ज्यादा देखी जाती है हमारे रेन फेड फार्मिंग में। इसी वजह से वाटर वाटर क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वाटर इरोजन भी देखा जाता है। एंड सिंगल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग वाली जो चीजें हैं वो ज्यादातर देखी जाती है ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो इंटरक्रॉपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो पूरी स्पेस अवेलेबल है आपके पास, उस स्पेस को आप जो बची हुई स्पेस है उसको आप बेसिकली स्पेस का वेस्टेज ना हो और दो मेन क्रॉप आप उगा पाओ। और मिक्स फार्मिंग की जब बात करते हैं तो उसमें बात होती है कि एटलीस्ट एक क्रॉप जो है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उगा पाओ। तो जितनी भी क्रॉप्स हैं इक्वल केयर उनको मिलती है, बट यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग जो होती है उसमें मेन एम्फेसिस दिया जाता है जो भी आपकी मेन क्रॉप उगाई जा रही है। तो बेसिकली कंपटीशन नहीं होता दोनों क्रॉप्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो होता है इंटरक्रॉपिंग के अंदर, बट मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता। तो जो इंटरक्रॉपिंग है ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। क्रॉप्स जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रोज में उगाई जाती है इंटरक्रॉपिंग के अंदर, बट जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है या तो उसमें रोज में उगाते हैं या तो उसको वो मिक्स्ड होती है बेसिकली एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो सोइंग टाइम, इंटरक्रॉपिंग क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है तो वो भी अलग होता है, बट मिक्स क्रॉपिंग में हम देखते हैं कि कोई ऐसा सोइंग टाइम डिफरेंट नहीं होता, सारी क्रॉप्स के लिए सेम ही होता है। देन क्रॉप रोटेशन किया जाता है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो हो रही हैं एक फिक्स टाइम पीरियड में, फर्टिलिटी जो है सॉइल की उसको मेंटेन करने के लिए उसको रोटेट किया जाता है। जैसे कि जो पल्सेस है या लेग्यूमिनस क्रॉप्स है उनको ग्रो किया जाता है सीरियल क्रॉप्स के बाद, क्योंकि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं हमारी बेसिकली उनके पास एबिलिटी होती है कि वो जो सॉइल है हमारा उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कर पाए। तो इसलिए हाईली जो फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है जैसे शुगर केन, टोबैको, उनको रोटेट किया जाता है सीरियल क्रॉप्स के साथ। तो ये जो सिलेक्शन है क्रॉप्स का ये डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का कंडीशन कैसा है, एंड देन जो फार्मर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है पूरे इन्वायरमेंट और सॉइल को लेकर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नाइट्रोजन साइकिल हमारी बनती है जिसमें राइजोबियम के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो पूरी नाइट्रोजन की साइकिल होती है, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स का बेसिकली एसिमिलेट होके प्लांट्स यूटिलाइज करती है, अमोनिफिकेशन होता है।
इसके बाद टेरेस फार्मिंग हमने देखा। टेरेस फार्मिंग जो हिली और माउंटेनियस स्लोप्स पे की जाती है, एक तरीके का इसको देखा जाता है परमानेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो टेरेस जैसा नाम है, टेरेस के फॉर्म में स्मॉल स्मॉल पैचेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है टेरेस फार्मिंग की वजह से, जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी हम चेक कर पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेरेसेस पे हम क्रॉप्स उगा रहे होते हैं। तो उससे जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है जो हमारे सॉइल की, वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। तो राबी, खारिफ, जैद हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है राइस, वीट, मेज, मिलेट्स। तो राइस की अगर बात करें तो जो राइस है उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और वार्म टेम्परेचर में 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रेनफॉल भी उसको चाहिए होती है अबाउट 100 किलोमीटर्स, सॉरी 100 सेंटीमीटर्स, और इरिगेशन फैसिलिटीज भी उसके ऊपर से चाहिए होती है। इसलिए जो डेल्टा रीजन होता है या फिर वैली रीजन होता है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है राइस के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा और तमिलनाडु। तो 25% जो एरिएबल लैंड है इंडिया के अंदर, उस पे राइस कल्टीवेशन ही होती है इंडिया में। इसके बाद राइस की भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं, जैसा कि 3 वैरायटी हम देखते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में ही उगाई जाती है, अमन, औस और बोरो, और असम के अंदर भी। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस आफ्टर चाइना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज अगर हम बोलें, या फिर डिफरेंट रीजनल टाइप्स में इंपॉर्टेंट वैरायटीज बोले राइस के लिए, तो एक है IR8, इसके अलावा जया, पद्मा, हमसा, कृष्णा एंड IET1039। ये सारी वैरायटीज हैं ऑफ राइस दैट आर बीइंग ग्रोन इन इंडिया। इसके बाद वीट की अगर बात करें तो उसे टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर मतलब थोड़ा कम चाहिए होता है, दैट इज 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए होती है, जहां पे राइस के लिए 100 सेंटीमीटर्स तक चाहिए थी, वीट के लिए हमें 25 से 75 सेंटीमीटर्स के बीच में चाहिए होती है। तो कंपैरेटिवली ड्रायर एरियाज भी जो है वहां पे भी ग्रो किया जा सकता है इरिगेशन यूज करके। तो जो वीट है, वीट का जो कल्टीवेशन है, जो टोटल एरेबल लैंड है, जिसमें हमने देखा कि जो राइस है वो 25% ऑफ द एरेबल लैंड पे राइस ग्रो किया जाता है, तो वैसे वीट जो है वो 14% ऑफ द एरेबल लैंड पे ग्रो किया जाता है, जिसमें 2 मेजर प्रोड्यूसिंग जोन है पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें नॉर्थ में अगर बात करें तो गंगा सतलुज प्लेन जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में, एंड इसके अलावा जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है हमारे डेक्कन के अंदर, वहां पे भी। तो उत्तर प्रदेश जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सब लीडिंग स्टेट्स है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। इंपॉर्टेंट वैरायटीज अगर वीट की भी बात करें तो सोनहारा 64, इसके अलावा हीरा, शेरा, सोना और लरमा, एंड ऑल्सो साबरमती, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं वीट की जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। देन इसके बाद आता है मेज। मेज हम देखते हैं सेमी एरिड क्लाइमेट में, रेनफॉल इसको चाहिए होती है 50 से 100 सेंटीमीटर्स तक, और जो टेम्परेचर है वो भी माइल्ड टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, जैसे कि सेमी एरिड हम देख सकते हैं। तो अंदाजा लगाए तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको चाहिए होता है। खारिफ टाइप ऑफ क्रॉप है, और बिहार जैसी जो स्टेट्स है वहां पे इसको राबी सीजन के अंदर भी बेसिकली ग्रो किया जाता है। एलुवियल और रेड टाइप ऑफ जो सॉइल है जिसमें ड्रेनेज अच्छी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वहां पे इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जो माउंटेन हिल वाला एरिया है हमारा, माउंटेनियस सॉइल जहाँ पे मिलता है जो कि ह्यूमस रिच होता है, तो वहां पे भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। टोटल अगर स्वोन एरिया में देखें तो 3.6। कैन यू अगेन एक्सप्लेन द फैक्ट दैट कि जो वो जो सॉयल है जिसमें आपने बोला कि ड्रेनेज भी बहुत अच्छा होता है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, सो तो हाउ बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड? सर क्योंकि मॉइस्चर इसको चाहिए होता है, इसलिए उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वहां पे इसको ग्रो किया जा सकता है अगर इतनी ज्यादा इरिगेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी। और ड्रेनेज भी अच्छा है उसका। जी सर। दोनों चीजें दे आर एट द सेम टाइम। सर ड्रेनेज तो उससे होगी कि कैसे हम इरिगेशन उसको दे रहे हैं या फिर कितना रेनफॉल वहां पे आ रहा है, तो इसलिए हम्म। उन्हीं एरियाज में इसको उगाया जाता है। जैसे बिहार वाला एरिया भी हम देखते हैं, तो वहां पे भी सेम टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल जैसे हम देखते हैं गंगा प्लेन्स के अंदर वो मिलता है।
तो जो ड्रेन है उधर से भी बारिश मिलती है, मॉनसून से भी, एंड जो ऑलरेडी रिवर फ्लो कर रही है वहां पे, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनसे भी पानी मिलता है, इसलिए ड्रेनेज अच्छा होता है। इसके अलावा रिटेंशन कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली अच्छी होती है, इसलिए वहां पे प्लीज 50। कंटिन्यू। जी सर। ठीक है, ओके प्लीज कंटिन्यू। जी सर। तो लीडिंग स्टेट्स की अगर इसमें बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें बिहार, यूपी, एंड नीचे अगर थोड़ा सा आए तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के अंदर बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट वैरायटीज इंडिया के अंदर, एक तो डेक्कन 103, डेक्कन 105, इसके अलावा सरताज, धवाल, प्रभत, अरुण और किरण, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं मेज की जो कि इंडिया में कल्टीवेट की जाती हैं। इसके अलावा जो मेजर इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी टॉपिक्स हमने जो न्यूज में भी देखे उसमें हो जाता है मिलेट्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट मिलेट इंडिया में जो ग्रो की जाती है उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों मेजर आ जाती हैं। अगर टोटल सोन एरिया की बात करते हैं तो उसमें 16.5% जो एरिया है हमारा, वो बेसिकली उस पर मिलेट्स हम ग्रो करते हैं, बाजरा, ज्वार और रागी। तो बाजरा की अगर बात करें तो ड्राई से लेके वार्म कंडीशंस इसको चाहिए होती है, जिसमें टेम्परेचर वार्म कंडीशन है तो 20 से 25 हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेमी एरिड में थोड़ा आ जाता है, वार्म का मतलब 25 से 35, 30 के बीच में हम बोल सकते हैं। रेनफॉल इसको 40 से 45 सेंटीमीटर्स के बीच में चाहिए होती है। और जो हमारा सैंडी टाइप ऑफ सॉइल होता है थोड़ा, जिसमें सिल्ट और क्ले का कंटेंट थोड़ा कम होता है और सैंड का कंटेंट ज्यादा होता है, उस टाइप के सॉइल में इसको ज्यादातर ग्रो किया जाता है, जिसमें राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का, जिसके बाद यूपी है, देन महाराष्ट्र, गुजरात, एंड देन हमारे 4th नंबर पे आता है हरियाणा। ज्वार की बात करते हैं तो रेन फेड क्रॉप है, तो मतलब रेन फेड है तो इसको रेन कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए होगी, दैट इज 30 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए होती है। एंड टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है इनका, दैट इज 20 से 30 या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इसलिए ड्रॉट वाली अगर कंडीशंस आती है तो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करती है इनको। कौन सा सॉइल आइडियल होता है, जो कि वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि इनको रेनफॉल ज्यादा चाहिए। तो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज की अगर बात करें इसमें, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें ज्वार जो है वो मेनली खारिफ क्रॉप है, बट अगर बात करें साउदर्न स्टेट्स की तो वहां पे इसको खारिफ और राबी दोनों सीजन में उगाया जाता है। इसके अलावा ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मानसून की साइकिल है उसकी वजह से वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है दोनों सीजन के अंदर, इसलिए दोनों सीजन में उसको उगाया जा सकता है। जो महाराष्ट्र है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार का, एंड फॉलोड बाय कर्नाटका, 3rd नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो जो साउदर्न स्टेट है ज्यादातर वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि दोनों सीजन में वो उगाते हैं। इंडिया जो है अगर वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें, ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन लास्ट हमारे लिए आ जाता है रागी। रागी पहले तो अगर बात करें आयरन में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं जिसमें रागी रिच होता है। कैसे टाइप के सॉइल में इसको उगा सकते हैं, तो बेसिकली ड्राई रीजन में ज्यादातर ये देखा जाता है, जिसमें हमारा शैलो ब्लैक सॉइल आ जाता है, सैंडी टाइप ऑफ सॉइल आ जाता है, लूमी टाइप ऑफ सॉइल आ जाता है, जिसमें कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड देन साउथ की जो स्टेट्स है वही लीड करती हैं, जिसमें कर्नाटका और तमिलनाडु आ जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में इसको उगाया ही नहीं जाता, नॉर्थ में जो फुट हिल्स है हमारे हिमालय के, जिसमें हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और ईस्टर्न साइड पे सिक्किम जो है और अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे भी इसको ग्रो किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हो जाते हैं बाजरा, ज्वार और रागी, जिसको ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। जैसा कि हम मैप में भी देख सकते हैं, डिफरेंट जो मेजर क्रॉप्स है हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिसमें राइस में हम देख सकते हैं कि जो रेन फेड एरिया है हमारा ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिहार एंड यूपी। इसके अलावा ज्वार जो कि हम सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले पार्ट में देख सकते हैं। देन फॉरेस्ट एंड स्क्रब, इसके अलावा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाजरा मिलेट हमने देख लिया, जो कि मिलता है हमें गुजरात वाले रीजन में, देन ऑल्सो जो हमारा राजस्थान, पंजाब वाला रीजन है। अगर कैश क्रॉप्स की बात करते हैं जिसमें शुगर केन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टेबलाइज करने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कॉटन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जूट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्सो टोबैको। तो शुगर केन की अगर बात करते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है इंडिया का, वहां पे ज्यादातर इसको उगाया जाता है। साउथ इंडिया में बात करें तो
वहां पे भी इसको ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर इसके लिए मॉडरेट ही हमको चाहिए होता है, रेनफॉल ज्यादा चाहिए होती है। तो रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर्स के बीच में हमको चाहिए होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा ऐसा सॉइल में ग्रो करने की इसको रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे बेसिकली फर्टिलिटी जो हमारे मिनरल कंटेंट जो है हमारे सॉइल का वो ज्यादा होता है, इसलिए सॉइल को एग्जॉस्ट करती है ये क्रॉप। एंड इसीलिए इसको हम बेसिकली बोलते हैं रोटेशन में भी उगाया जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि काफी मेन्योर और काफी फर्टिलाइजर मिलता है, लगाना पड़ता है हमें इसके लिए, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है धीरे धीरे। तो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल्सो बिहार, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन्स में भी इसको ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में लार्जेस्ट बेसिकली एरिया जो है शुगर केन कल्टीवेशन का वो कैरी आउट करता है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का ब्राजील है। तो हम देख सकते हैं कि ब्राजील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट जो एरिया कवर हो रहा है शुगर केन में वो इंडिया का सबसे ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कॉटन आ जाता है। कॉटन जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि फेमस भी है, डेक्कन प्लाट्यू वाला रीजन जहाँ पे एलुवियल और रेड सॉइल हमें मिलता है। तो टेम्परेचर इसको हाई चाहिए होता है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, रेनफॉल इतनी ज्यादा इसमें नहीं चाहिए होती है हमें, 70 से 80 सेंटीमीटर्स तक। सनशाइन भी इसको चाहिए होती है। खारिफ क्रॉप है, 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको पूरा ग्रो होने में, मेच्योर होने में। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया की बात करते हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, लीडिंग में चाइना है, देन यूएसए एंड देन पाकिस्तान, उसके बाद फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है। तो मेजर स्टेट इंडिया में कौन सी है? जो हमारा डेक्कन वाला पार्ट है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, वो ऑब्वियसली इसमें लीडिंग होगी। इसके अलावा कॉटन इसके में आप कह रहे हो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है कॉटन प्रोडक्शन? हम्म इंडिया फर्स्ट है। इंडिया का शेयर 25% है वर्ल्ड प्रोड्यूस में, तो सेकंड में चाइना है। ओके, मैं चेक कर लूंगी एक बार फिर से। आप फर्स्ट बोल हम्म। रहे हो? फर्स्ट हाँ लार्जेस्ट। फर्स्ट। ठीक है। कॉटन में। ठीक है। हम्म ठीक है। इसके अलावा जूट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था शुगर केन जो कि सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप होती है, तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है जब हम कॉन्टिन्यूसली शुगर केन को प्रोड्यूस करते रहते हैं। वैसे ही जूट भी होती है। जूट के लिए भी थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है और रेनफॉल भी हाई चाहिए होता है। इसलिए जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, बिहार वाला रीजन है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, हम बोल सकते हैं कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, तो वहां पे बेसिकली हम इसको ग्रो करते हैं। अगर वैरायटी में बात करें जूट की तो मिस्ता वैरायटी जूट की इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। इसके अलावा लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टबेको। तो टबेको जो है वो नेचुरली पहले इंडिया में नहीं ग्रो होता था, पोर्टुगीज जो थे वो उसको लेके आए थे। एंड अगर बात करें हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, कैसी कंडीशन चाहिए होती है, तो टेम्परेचर इसको 15 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है। बट जो रेनफॉल है वो इसको चाहिए होती है 50 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए एंड टेम्परेचर भी इसका माइल्ड टेम्परेचर, ट्रॉपिकल टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर ये ग्रो हो सकता है। लीडिंग एरियाज इसमें इंडिया के अंदर बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब आ जाता है। इसके अलावा इसकी काफी सारे वेराइटीज हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं या वर्ल्ड वाइड भी हम देखते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वर्जीनिया टबेको जिसको यूज किया जाता है सिगरेट्स बनाने के लिए, या फिर डेल क्रेस्ट वैरायटी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रो की जाती है। तो निकोटीन टबैकम, निकोटीन रस्टिक्स, ये डिफरेंट इसकी वैरायटीज हैं जो कि ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा ऑयल सीड डिफरेंट डिफरेंट, उसमें कोकोनट जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वो लीडिंग है कोस्टल रीजन्स में। जब हाई टाइड वाला टाइम आता है वहां पे सलाइन हो जाता है हमारा सॉइल, जिसकी वजह से ज्यादातर बाकी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। बट जो कोकोनट ट्रीज है वो हम देखते हैं कि कोस्टल रीजन में हमें मिलते हैं। तो कैस्टर सीड वो हमें देखने को मिलती है, लीडिंग प्रोड्यूसर उसमें गुजरात देखा जाता है। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश देखा जाता है। देन मस्टर्ड और रैप सीड्स जिसमें हम बोल सकते हैं कि गुजरात का कुछ पार्ट और राजस्थान,
वो देखा जाता है। देन सनफ्लावर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 स्टेट्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं ऑयल सीड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखी जाती हैं इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम बोले कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से क्रॉप्स में है, तो वी हैव मिलेट्स में 40% शेयर है इंडिया का। देन पल्सेस 29% शेयर, शुगर है, शुगर केन में ब्राजील है, शुगर में इंडिया है 20% शेयर। देन कॉटन में इंडिया 25% ग्लोबल शेयर, मिल्क में वी आर द फर्स्ट 25%, जूट में वी हैव 70% ऑफ द वर्ल्ड शेयर। तो यहाँ पे वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, ठीक है। So we have covered all the major topics regarding the topic agriculture and the different types of farming that are practiced in India, then important cash crops and also important food crops. So thank you so much for joining in Ansarkari. Keep watching and keep learning. Thank you.